हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यूपी स्पेशल सीरीज में हम ज्योग्राफी कर रहे थे। ज्योग्राफी में हमने पहली क्लास में जनरल इंफॉर्मेशन उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय के बारे में जाना। अब हम देखेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन यानी कि फिजिकल फीचर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर देखिए जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, ये आपको पता होगा। क्षेत्रफल में हमने बताया था 4th नंबर पर है। सारे फैक्ट आपने पिछली क्लास में पढ़े होंगे, उन फैक्ट्स को आप ध्यान रखना, ठीक है। और 75 जिले कहाँ कहाँ पर हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है तराई में कौन सा आता है, या फिर भाबर वाले क्षेत्र में, या फिर मैदानी भाग में, या फिर आपसे पहाड़ी क्षेत्र में पूछ सकते हैं, यानी पठारी जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है उसमें भी पूछ सकते हैं कि कौन सा जिला आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश की फिजिकल फीचर्स देखें, भौगोलिक विभाजन देखें, तो मुख्यतः हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 3 प्रमुख भौगोलिक भागों में उत्तर प्रदेश को विभाजित किया जाता है। पहला है भाबर और तराई क्षेत्र, दूसरा है मध्य मैदानी भाग, और तीसरा है दक्षिण का पहाड़ी यानी पठारी भाग। अब ज्योग्राफी है, बिना मैप के तो देखो समझी जाती नहीं है, तो इसमें आपको मैप दिखाते हैं अच्छे से। ये उत्तर प्रदेश का मैप है, बस आपका काम है ध्यान से देखते जाना। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, देखो यहाँ पर हिमालय पर्वत है, ये आपको पता होगा। अब हिमालय पर्वत भी 3 भागों में बटा हुआ है, एक तो ग्रेट हिमालय, एक मध्य हिमालय और एक शिवालिक रेंज। तो आपको ध्यान कौन सी रखनी है, शिवालिक। अब शिवालिक रेंज जो है सबसे दक्षिण की तरफ होती है हिमालय में। हाँ जी सर, बिल्कुल। अब जब शिवालिक रेंज होगी, उसकी तलहटी जो होती है, फुट हिल्स जो होती है तलहटी, तो उसकी तलहटी में कंकड़ पत्थर वगैरह होते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल होते हैं, पत्थर टाइप होते। तो जो नदी निकलती है ना, नदी निकलती है, तो ऐसा लगता है कि नदी इन पत्थरों में, जो रिवर है इन पत्थरों में खो गई, विलुप्त हो गई। तो इसको बोलते हैं भाबर क्षेत्र, ठीक है। भाबर क्षेत्र के बाद फिर आता है कौन सा क्षेत्र, तराई क्षेत्र। तराई में अब यहाँ पर नदी बाहर की साइड आ जाती है, जो नदी विलुप्त हो गई थी तराई क्षेत्र में वो बाहर की तरफ आ जाती है, ठीक है। बाहर की तरफ आकर फिर फ्लो करती है, बहती है। तो ये तराई क्षेत्र में भूमि कैसी होती है, दलदली होती है। कैसी होती है, दलदली होती है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये सारी बातें आज की हम क्लास में जानेंगे। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ पर हमने मार्क कर रखा है, ये भाबर वाला क्षेत्र है। स्टेटमेंट में सवाल आ सकता है आपसे, ठीक है। स्टेटमेंट में ये पूछ सकते हैं कथन बनाकर कि उत्तर प्रदेश में जो भाबर क्षेत्र है, भाबर क्षेत्र पूर्व की तरफ चौड़ा है, पश्चिम की तरफ क्या है, कम उसकी चौड़ाई है। तो इस तरह से पूछ सकते हैं, जो कि स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ये ध्यान रखना है, जो पश्चिम की तरफ है ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ठीक है। ये पश्चिम है, ये पूरब है। तो जो भाबर क्षेत्र होता है पश्चिम की तरफ चौड़ा होता है, ये बात आप ध्यान में रखनी है, ठीक है। भाबर क्षेत्र ये जो हमने बना रखा है ना, ये भाबर क्षेत्र है, ये पश्चिम की तरफ चौड़ा है, फिर इधर आते आते पतला हो जाता है। कहाँ तक, जो कुशीनगर वाला क्षेत्र है वहां तक पतला हो जाता है। वहीं फिर तराई क्षेत्र की बात करें, तराई क्षेत्र पूरब में मोटा होता है, मीन्स चौड़ा होता है, ये ध्यान रखना है। और सहारनपुर तक आते आते बहुत पतला हो जाता है। ये सारे फैक्ट हमने लिखे हैं अच्छे से, ठीक है। ये नोट्स में सारे फैक्ट लिखे हैं। तो ये हुआ भाबर क्षेत्र जहां पर नदी विलुप्त हो जाती है। फिर तराई क्षेत्र जहां पर भूमि दलदली होती है। फिर आता है मध्य मैदानी भाग, जिसमें नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, इनकी सहायक नदियां हैं सारी, ये बहती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर आता है दक्षिण में प्लेट्यू रीजन यानी पठारी भाग, इसको बोलते हैं हम पठारी भाग। यहाँ की मिट्टी अनुपजाऊ होती है, लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और आर्थिक स्थिति से भी ये पिछड़ा हुआ एरिया है, सूखा भी देखने को मिल जाता है। तो ये क्षेत्र
अगर मैदानी भाग के कंपेयर में देखें तो पिछड़ा हुआ है, ठीक है, आर्थिक स्थिति से। तो एक एक कर कर हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे। ये उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन है, ये भाबर तराई क्षेत्र है, मध्य मैदानी भाग है, दक्षिणी पठारी भाग है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3-4 तरह के मैप लगाए हैं, ये आप देख सकते हो। उत्तर प्रदेश प्राकृतिक रचना, ये हिमालय है ऊपर की तरफ। अब देखो, पहले उत्तर प्रदेश था, पहले उत्तर प्रदेश का किस में आता था, हिमालय में भी आता था उत्तर प्रदेश का भाग। लेकिन जब 9 नवंबर, डेट याद रखना है, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग कर दिया, तो भैया फिर अब हिमालय भाग नहीं है उत्तर प्रदेश में। अब क्या है, भाबर और तराई है, मैदानी भाग है, एंड दक्षिण का पठार है, ठीक है। तो चोटियां हिमालय से अब हमारा लेना देना नहीं है। बस ये याद रखना है कि ये ऊपर की तरफ क्या है, शिवालिक रेंज है। पूछ सकते हैं कि जो भाबर क्षेत्र है, भाबर के पास में कौन सी रेंज है, शिवालिक रेंज है, फिर मैदानी भाग है, और फिर दक्षिणी पठारी भाग है, ठीक है। तो ये मैप आपको दिए हुए हैं 3 तरह के, ध्यान रखना। एक एक कर कर अब देखते हैं। पहला है भाबर और तराई क्षेत्र। तो जो हमने बताया था उत्तर प्रदेश, देखो ये शिवालिक रेंज है, जैसे शिवालिक की पहाड़ियां हैं, ठीक है। शिवालिक की पहाड़ियों के नीचे क्या है, भाबर वाला क्षेत्र। मान लीजिए यहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर हैं, पत्थर हैं, कंकड़ हैं, ठीक है। इनमें नदी क्या है, ऐसा लगता है इसकी तलहटी, शिवालिक की तलहटी पर, कि यहाँ पर नदी विलुप्त हो गई। तो यहाँ पर ऐसा लगता है नदी विलुप्त हो गई, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से कोई नदी निकली है, यहाँ पर विलुप्त हो गई, फिर ये नदी बाहर आकर फ्लो करेगी। तो इसके नीचे क्या है, यहाँ पर सॉरी, इसके नीचे यहाँ पर ये तराई वाला भाग है, तराई वाला भाग है, दलदली मिट्टी होती है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको अच्छे से, इसीलिए हम बार बार समझा रहे हैं कि आपका कोई भी स्टेटमेंट वाला सवाल भी गलत ना हो, ठीक है। फिर नदी आगे बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ऊपर की तरफ कौन सा है, उत्तरी भाग में जो हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणियों के दक्षिण में फैले क्षेत्र को भौगोलिक दृष्टि से भाबर और तराई क्षेत्र बोलते हैं। भाबर और तराई क्षेत्र, ये बात आप ध्यान रखना। तो ये दोनों क्षेत्र न केवल भौतिक संरचना में भिन्न है, बल्कि यहाँ पर कृषि, जल संसाधन, वनस्पति, मानव जीवन पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक भौगोलिक संरचना को समझने के लिए भाबर और तराई क्षेत्र का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। अब पहले देख लेते हैं भाबर शिवालिक पर्वतमाला के ठीक दक्षिण में है। भाई एक संकरी पट्टी बताया था ना, पतली सी पट्टी है, तो ये ध्यान रखना है। और भाबर इधर चौड़ा होता है सहारनपुर की तरफ, ठीक है। यह कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। यह क्षेत्र मुख्यतः कंकड़, बजरी और मोटे पत्थरों से निर्मित है। वही बताया, विलुप्त हो जाती है नदियाँ। भूमि अत्यंत छिद्र युक्त होने के कारण वर्षा का जल शीघ्र ही भूमि के भीतर समा जाता है, ठीक है। हिमालय से निकलने वाली नदियां जैसे शारदा, राप्ती, घाघरा, ये भाबर क्षेत्र में पहुंचकर लुप्त हो जाती हैं। यही लाइन हम बताए थे शुरू से ही। इस कारण यहाँ जल धारणा क्षमता बहुत कम होती है तथा भूजल स्तर नीचे चला जाता है। भाई जब नदी विलुप्त सी हो गई, पानी दिखाई नहीं देता, तो भूजल भी नीचे चला जाता है, ठीक है। कृषि की दृष्टि से भी अनुपयुक्त माना जाता है क्षेत्र, और मानव बसावट भी यहाँ कम पाई जाती है। भाबर क्षेत्र में झाड़ियां, घास और विरल वनस्पति देखी जाती है, ठीक है। भाबर क्षेत्र के दक्षिण में जो क्षेत्र है उसको तराई भाग बोला जाता है, ध्यान रखना है। यह नेपाल की सीमा के समानांतर फैला हुआ है और भाबर से बिल्कुल विपरीत प्राकृतिक विशेषताओं वाला है। बताया था भाबर में क्या है, बोल्डर है, कंकड़ है, पत्थर है, नदी विलुप्त हो जाती है। फिर तराई क्षेत्र आता है, तराई क्षेत्र में दलदली भूमि है, ठीक है। यहाँ पर नदियाँ पुनः प्रवाहित होने लगती हैं। अब यहाँ पर महीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है तराई क्षेत्र में। भूमि दलदली है, वर्षा भी अपेक्षाकृत अधिक होती है तराई क्षेत्र में, ठीक है। महाराजगंज, गोरखपुर में अच्छी खासी वर्षा होती है, ध्यान रखना है। तो इसलिए कृषि के लिए ये क्या है, एक प्रमुख कृषि
क्षेत्र है। कृषि के लिए अच्छी मिट्टी होगी भाई, जलोढ़ मिट्टी जो एलुवियल सोइल है सबसे अच्छी होती है। तराई क्षेत्र में आपको धान, गन्ना, गेहूं, मक्का जैसी फसलें देखने को मिल जाती हैं। घने वन भी पाए जाते हैं। अब वन होंगे तो वनस्पति भी होगी, जीव जंतु भी होंगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तराई क्षेत्र में ही पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ये कमेंट में आपको बताना है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, किस जिले में है। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस जिले में, उत्तर प्रदेश के तराई बेल्ट में किस जिले में है। ठीक है, भाबर और तराई क्षेत्र परस्पर भौगोलिक रूप से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। एक जगह भाबर क्षेत्र जल को अवशोषित कर लेता है तो तराई क्षेत्र में नदियां पुनः यहाँ पर आती हैं, निकल आती हैं। ठीक है, और भूमि दलदली उपजाऊ है, वन ज़्यादा है तो जीव जंतु भी ज़्यादा है, वनस्पति भी ज़्यादा है। ये बात ध्यान रखना, कृषि व्यवस्था भी तराई क्षेत्र में अच्छी होती है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश का भाबर और तराई क्षेत्र राज्य की भौगोलिक विविधता का महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, तो इन्हीं को और अच्छे से अब देखने वाले हैं। ये कुछ इंट्रो था। अब कुछ फैक्ट जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी भाग को भाबर कहा जाता है। यह क्षेत्र तराई क्षेत्र के उत्तरी छोर पर एक पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। कहाँ से कहाँ तक है? सहारनपुर से कुशीनगर पडरौना तक। ये फैक्ट है, इनको ध्यान रखना है। अभी तक हमने पूरा आपका बेस बनाया था, अब यहाँ कुछ फैक्ट भी ध्यान रखना है। भाबर की चौड़ाई सहारनपुर में कितनी है? 34 किलोमीटर है, और जब जैसे जैसे पूर्व की तरफ चौड़ाई कम होती जाती है। भूमि उबड़ खाबड़ है। फिर तराई क्षेत्र आता है भाबर के दक्षिण में। ऊपर भाबर है भाई, इसके नीचे तराई क्षेत्र है। तो ये पट्टी कितनी है? कुशीनगर महाराजगंज में 80-90 किलोमीटर बताया था कि तराई इधर चौड़ा होता है पूरब की तरफ और भाबर इधर चौड़ा होता है। ये बात ध्यान रखनी है। अगर ये स्टेटमेंट भी आ जाए ना तो ध्यान रखना आप। पश्चिम में सहारनपुर तक तराई क्षेत्र की चौड़ाई में कमी आती है। लंबाई में इसका विस्तार उत्तर प्रदेश में पश्चिम में सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक है, और यह क्षेत्र समतल और नम है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है, दलदली भूमि है। ठीक है, इस क्षेत्र की जलवायु ठीक ठाक है। स्वास्थ्य के लिए कुछ कम ठीक होती है। ठीक है, इतनी इम्पोर्टेंट ऐसे नहीं है जैसे मैदानी भाग में है। ठीक है, अब भाई तराई क्षेत्र में आप जाओगे, मच्छर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इतने मोटे मोटे मच्छर मिलते हैं कि आपको उठाकर ले जाएं। ठीक है, मतलब ये मजाक था, उठाकर तो नहीं ले जाएंगे। मतलब डेंगू ये बीमारियां इस क्षेत्र में ज़्यादा होती हैं तराई बेल्ट में। यहाँ का पेयजल जो अक्सर कुओं और कम गहराई के पंपों से प्राप्त होता है, मानक के अनुरूप नहीं। पानी भी जो है पीने लायक नहीं है। पेड़ कौन से होते हैं? साल, हल्लू, सेम, साखू के पेड़ होते हैं। लंबी लंबी घासें पाई जाती हैं। वर्षा की अधिकता और भूमि की उर्वर होने के कारण अधिक पानी चाहवाने वाले गन्ने, धान की खेती होती है। मतलब जिनको पानी ज़्यादा चाहिए होता है वो फसल यहाँ होती है तराई क्षेत्र में। तो भाबर और तराई में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पूरा बेस बनाया है आपका। भाबर क्या है, तराई क्षेत्र क्या है। ठीक है, हिमालय पर्वत का भाग अब क्यों नहीं आता है? क्योंकि भाई उत्तराखंड अलग हो गया है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी इस पार्ट में दिक्कत हो भाबर और तराई में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम मैदानी भाग की तरफ। ठीक है, अब देखते हैं मैदानी भाग। तो सीधी सी बात है, यहाँ नदियाँ भैया बहती हैं, नदियाँ बहती हैं। सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है यहाँ की। जो मिट्टी होती है कैसी होगी? उपजाऊ होगी। ठीक, मिट्टी कैसी होगी? उपजाऊ होगी। अब मिट्टी भी दो तरह की होती है, एक बांगर है, एक खादर है। बांगर और खादर। खादर वो होती है जब नवीन उपजाऊ मिट्टी होती है, जब बाढ़ का पानी आता है तो अपने साथ जो अवसाद है, सेडिमेंट है, उसको जमा कर देता है। तो नई जलोढ़ को खादर बोलते हैं। बांगर जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, उसको बांगर बोलते हैं। तो ये फैक्ट ध्यान रखना है। तो दक्षिण के पठारी क्षेत्र और उत्तर के भाबर तराई क्षेत्र के, देखो इधर दक्षिण में तो पठारी भाग है, उसको भी पढ़ेंगे। इधर क्या है? अभी हमने भाबर तराई, और बीच में क्या है? मैदानी भाग है। यही तो बताया था मैप में सारा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर मैदानी भाग पढ़ते हैं।
तो इसको गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र भी बोला जाता है। बड़ी नदी कौन सी है? दो है, गंगा और यमुना, और उनकी सहायक नदियां अवसाद जमा करती हैं, तो इसलिए गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र भी बोला जाता है। पढ़ने के हिसाब से 3 उपभागों में बांट देते हैं, ऊपरी मैदान, मध्य मैदान और पूर्वी मैदान। जैसे ये गंगा का पूरा ये जो क्षेत्र है मैदानी भाग, इसको 3 पार्ट में हम बांट देते हैं पढ़ने के हिसाब से। इसको ऊपरी बोलते हैं, ऊपरी मैदान, ठीक है, इसको मध्य मैदान बोलते हैं, और इसको पूर्वी मैदान बोलते हैं। पढ़ने के हिसाब से सहूलियत के हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यमुना और गंडक नदियां इस विशाल मैदानी प्रदेश की क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी सीमाएं निर्धारित करती हैं। तो यमुना नदी किधर की तरफ है? पश्चिमी सीमा यमुना नदी बनाती है। जो पश्चिमी सीमा है उत्तर प्रदेश की, कौन सी नदी? यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी। एंड पूर्व की तरफ कौन सी नदी है? गंडक नदी है। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है, गंगा, ये यमुना और गंडक, ठीक। तो ये नदियां भी ध्यान रखना। यह मैदान गंगा व उसकी सहायक नदियों जैसे यमुना, घाघरा, गोमती, शारदा, राप्ती, रामगंगा, गंडक ये बहती हैं, तो अपने साथ कांप मिट्टी, कीचड़, बालू आदि लाती हैं, तो इसलिए उपजाऊ क्षेत्र है। तो मैदानी भाग आपने देखा, ठीक है। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इस मैदान की ऊंचाई कितनी होती है? सामान्यतः 80 से 300 मीटर है। इस मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। मैदान के पश्चिमी भाग का ढाल पूर्व भाग की अपेक्षा तीव्र है, ठीक है। भाई पश्चिम से पूर्व की तरफ नदी बह रही है तो ढाल ऐसे ही तो होगा। ढाल की नदी किसको फॉलो करती है? ढाल को। तो भैया ढाल ऐसे ही तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ढाल इस तरह से बना हुआ। नदियां दोबारा निक्षेपित, अब इनको जैसे अवसाद है इसको जमा करती, इसके बेस पर बांगर और खादर क्षेत्र में डिवाइड करते हैं। बांगर हमने आपको बताया है, जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, पुरानी अवसाद मिट्टी है, कांप मिट्टी है, उसका जमाव होता है, तो हजारों वर्षों से यहाँ पर कृषि हो रही, इसलिए इसकी उर्वरता मिट्टी की कम हो जाती है। तो भाई सीधी सी बात है, तो इसको उर्वरता कम होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, फिर खेती उतनी अच्छी नहीं हो पाती जितनी खादर क्षेत्र में हो पाती है। तो खादर क्षेत्र का तात्पर्य कछार से नाम बदल कर भी पूछ लिया जाता है, तो खादर को कछार बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ नदियां क्या है, जो मिट्टी है उनको क्या है, जमा कर देते हैं। नई मिट्टी, बाढ़ का पानी पहुंचता है तो अवसाद जमा कर देती है, तो उपजाऊ, अत्यंत उपजाऊ मिट्टी होती है। अब देखो खादर क्षेत्र में नदियों दोबारा अपर्दन भी होता है, तो आप चंबल वाले क्षेत्र में जाओगे, रेवाइंस मिलेंगे, बीहड़ देखने को मिलेंगे, इनका निर्माण होता है। तो यमुना और जो चंबल का तटवर्ती बीहड़ क्षेत्र है ये अनुपजाऊ होता है, ये बात भी ध्यान रखना है। ऐसे फैक्ट भी भैया आपसे पूछ लिए जाएंगे, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। संपूर्ण मध्य मैदानी क्षेत्र में रबी और खरीफ की फसलें होती हैं, ठीक है। फिर तीसरा दक्षिण का पठारी क्षेत्र। अब पठारी क्षेत्र नीचे वाला पोर्शन उत्तर प्रदेश का, तो दक्षिण का पठारी क्षेत्र मध्य का जो मैदानी भाग है इसके दक्षिण में है। आप लोकेशन याद रखो, हमने इसीलिए शुरू के मैप पर ऐसे डायरेक्शन इसीलिए बनाई, यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है, यहाँ ईस्ट होता है, यहाँ वेस्ट होता है, तो डायरेक्शन इसीलिए आपको बार बार नहीं बताएंगे। हमने एक डायग्राम में सारी चीजें देखो, यहाँ डायरेक्शन इसीलिए दे दी थी कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। ये मैप भी इसीलिए बना दिया था, तो इन चीजों को सारी ध्यान रखना है आपको अच्छे से, ठीक है। तो यह है पठारी क्षेत्र। प्रायद्वीपीय भारत अर्थात दक्कन पठार का ही भाग है। उत्तरी विस्तार है, भाई दक्कन पठार है नीचे, ये दक्कन का पठार वाला क्षेत्र है ना, तो इसका ही उत्तरी भाग हुआ ना, तो उत्तरी भाग है, तो इसको बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। इसके उत्तरी सीमा पर यमुना है और गंगा नदी है, और दक्षिणी सीमा पर विंध्यन पर्वत स्थित है, ठीक है। बुंदेलखंड के जो दक्षिण में विंध्यन है और ऊपर गंगा यमुना बह रही है। इसके पश्चिम सीमा पर केन नदी प्रभावित है, और इस पठार का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। दक्षिण से उत्तर की तरफ नदियां बहती हैं, ठीक है, क्योंकि पठारी भाग है तो नदियां इसकी इस तरह से बहती हैं।
अब इसमें ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज ये वाले भाग आते हैं। मिर्जापुर का गंगा के दक्षिण का भाग सोनभद्र, चंदौली ये भी सब इसमें ही आता है। बुंदेलखंड पठार क्षेत्र में कुछ अंश बघेलखंड का भी है। देखो बुंदेलखंड और बघेलखंड में अंतर है। बुंदेलखंड इधर वाला क्षेत्र है, बघेलखंड इधर वाला क्षेत्र है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। पश्चिम वाला बुंदेलखंड और पूर्व की तरफ उत्तर प्रदेश के ये बघेलखंड है। तो इसमें कुछ हिस्सा बघेलखंड का भी है। सोनभद्र में जो सोनपुर, रामगढ़ की पहाड़ियां हैं और सोन नदी का क्षेत्र ये बघेलखंड में आता है। सोनभद्र आपने देखा था ना, तो जो 4 राज्य से लग रहा था वो वाला बघेलखंड में आता है। तो इस पठार की औसत ऊंचाई 300 मीटर है और इसकी कुछ चोटियां 600 मीटर तक भी ऊंची हैं। मिर्जापुर और सोनभद्र की सोंकर और कैमूर पहाड़ियां इसका उदाहरण है, ठीक है। यह पठार प्राचीन चट्टाने नीच चट्टानों से बना हुआ है। अब भूमि वही कंकरीली उबड़ खाबड़ है, तो कृषि के लिए इतनी अच्छी नहीं होती है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां एक बार देख लेना कौन कौन सी हैं। चंबल, बेतवा, कैन, सोन, टोंस ये नदियां हैं। चंबल, बेतवा और कैन पठार को काटती हुई यमुना में तथा सोन और टोंस गंगा में मिलती हैं। तो इन नदियों को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे एक एक कर कर, सारी नदियों को, जितनी भी उत्तर प्रदेश की नदियां हैं। नदियों की घाटियां पहाड़ी क्षेत्र में संकीर्ण पाई जाती हैं, ठीक है। जो घाटी होती है ना वो संकीर्ण इस तरह से होती है, पतली सी होती है, चौड़ी नहीं होती हैं। तो पहाड़ियों में जल स्रोत मिलते हैं। नदियां अनेक स्थानों पर जलप्रपातों का निर्माण करती हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाटरफॉल भी बनाती हैं, वाटरफॉल्स। तो पूरे पठारी क्षेत्र में वर्षा कम होती है। अब जल की कमी होती है, भीषण गर्मी के कारण वृक्ष छोटे आकार के होते हैं, पानी नहीं मिल पाता, तो वनस्पति अच्छी नहीं होती है। भूमि इतनी उपयुक्त नहीं होती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। फसल है चना, अरहर, सरसों, ज्वार और गेहूं। तो ये 3 पार्ट हमने पढ़े उत्तर प्रदेश के। भौगोलिक विस्तार पढ़ा आज हमने काफ़ी अच्छे से। तो किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी दिक्कत हो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी भेजिए कि यहाँ पर यूपी लेखपाल के लिए फ्री बैच स्टार्ट किया है, जिसमें हम पहले यूपी स्पेशली आपको काफ़ी अच्छे से कराएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।